हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू फाउंडेशन क्लासेस। जैसे कि आपको पता है कि आपके बोर्ड फर्स्ट स्टार्ट होने वाले हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर मैं लगातार वीडियो बना रहा हूं और आई होप वो आपके लिए हेल्पफुल भी हो। इसी सीरीज में आज हम लोग, जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हो, कि आज हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम पे डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, और आई होप कि ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेशन होने वाला है। अगर आप इसको वीडियो को पूरा ही देखेंगे और सारी चीज़ें आप ध्यान से समझेंगे तो यकीन मानिए आपका एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं जाने वाला। एंड दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि हम इसमें और भी चीज़ें साथ में इंक्लूड करेंगे जिससे आपको थ्रू आउट नॉलेज हो जाए इस टॉपिक की। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं जो आज का टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, डाइजेस्टिव सिस्टम। जस्ट होल्ड, मैं जरा चेक कर लूं कैमरा ऑन है। या एवरीथिंग इज़ ओके। एक्चुअली क्या हुआ कि मेरे साथ एक बार शॉर्ट हो गया ये कि मैंने पूरा लेक्चर 1 घंटे का कंटिन्यू चलाया और उसमें भी बाद में मैंने देखा कि देखो लेक्चर रिकॉर्ड हुआ, मतलब चेक करने के लिए, तो देखा था फ़ोन ऑफ था, मतलब कहने का कि कैमरा ऑन ही मैंने नहीं किया था। तो इसी को मैंने जो है कंफर्मेशन के लिए देखा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट हम लोग करेंगे कहाँ से? जो फर्स्ट पार्ट है हमारा माउथ। माउथ, इसको ऑल्सो कहते हैं बक्कल कैविटी। क्या कहेंगे? बक्कल कैविटी। देखिए, अब टर्म आता है कैविटी। देखिए, कैविटी का मतलब क्या होता है? स्पेस। तो जहां भी बॉडी में, जैसे जहां भी बॉडी में स्पेसेस पाए जाएंगे वो सब कैविटी। जैसे मुंह के अंदर भी हमें पता है कि हमारे टीथ के बीच में जगह जगह स्पेस होते हैं, हमारे चीक और टीथ के बीच में भी स्पेस होते हैं, राइट? हमारे टंग के आसपास होते हैं। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज बक्कल कैविटी। ठीक है, अब देखिए बक्कल कैविटी की अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहां पर अगर हम अपर जॉ और लोअर जॉ की बात करें तो देखिए इस तरह से होता है। नीचे का थोड़ा सा फ्लैट होता है, ऊपर इस तरह से डोम शेप होता है। तो अगर हम इसमें इस हिस्से की बात करें तो इसमें आपको जो ऊपर का हिस्सा होता है दैट इज कॉल्ड पैलेट। क्या कहलाता है? पैलेट। ठीक है, पैलेट। अब ये पैलेट भी 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला पार्ट देखिए, माउथ से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। ठीक है, ये हो गया माउथ। ओके, अब एक एक टॉप उस पर स्टेप पे बढ़ते जाएंगे और उसके बारे में आपको डिटेल में यहां पर बताते जाते हैं। तो पैलेट, सॉफ्ट पैलेट, सॉफ्ट एंड हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट एंड हार्ड पैलेट। देखिए आपने नोटिस किया होगा कि जो अंदर का ऊपर का हिस्सा है वो टच करने पे सॉफ्ट फील होता है, जबकि आगे का हिस्सा जो होता है थोड़ा सा हार्ड फील होता है। मतलब अगर फ्रंट ऐसे हम बात करें इस तरह से ओपन है तो देखिए ये जो नीचे का हिस्सा होगा ये वाला, ये सॉफ्ट होगा, लेकिन यहाँ पर क्या होता है? रिग्ज होते हैं। ठीक है, ये रिग्ज होते हैं। ये रिग्ज क्या करते हैं? देखिए इसका सॉफ्ट पैलेट का काम क्या है? सॉफ्ट पैलेट का काम है फूड को सॉफ्ट बनाना, ठीक है, और उसको मस्टिकेशन यानी उसके जो सॉफ्टन ऑफ फूड होता है उस प्रोसेस को इजी बनाना। जबकि हार्ड पैलेट क्या करता है? हार्ड पैलेट उसमें उस पार्टिकल्स को फाइन बनाने में हेल्पफुल है। जो रिग्स हैं इसमें जब फ्रिक्शन होता है ना, जब फूड मूव हो रहा होता है, फ्रिक्शन होता है तो फाइन होता है पार्ट, और साथ ही इसको फूड को बाहर आने से, मुंह के बाहर आने से रोकता भी है। ठीक है, तो हार्ड पैलेट का काम, सॉफ्ट पैलेट का काम क्या है? मस्टिकेशन ऑफ फूड, और हार्ड पैलेट का काम क्या है बच्चा? हार्ड पैलेट जो है वो स्टॉप द फूड कम आउट ऑफ द माउथ। ठीक है बच्चा, कम आउट ऑफ द माउथ से ये जो हार्ड पैलेट है ये हमें फूड को रोकता है। ठीक है, तो ये बात हो गई जो मेन, जो हमारा पैलेट है, जो ऊपर का हिस्सा है। ठीक है, अब हम दूसरी बात करेंगे कि हमारा जो मुंह है उसके अंदर दूसरा कौन सा इंपॉर्टेंट पार्ट पाया जाता है, जो है कैनाइन, टीथ। टीथ, ठीक है, टीथ का जो हमारे अंदर टीथ पाए जाते हैं वो 4 उसके प्रकार हैं, 4 काइंड्स ऑफ टीथ। कौन कौन से? देखिए, इंसीजर, कैनाइंस, मोलर, प्रीमोलर
एंड मोलर। ठीक है, ये 4 काइंड्स ऑफ टीथ फाउंड इन अ माउथ। ओके, माउथ कैविटी। अब देखिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग और चर्चा करेंगे टीथ के बारे में। ठीक है, देखिए कैसे समझते हैं इसको। देखिएगा टीथ, देखिए अगर हम इसको अपर जॉ एंड लोअर जॉ, ये अपर जॉ हो गया, ये लोअर जॉ हो गया। आपको पता होगा कि ये जो लोअर जॉ है ये टफेस्ट बोन से बना होता है, टफेस्ट बोन, लोअर जॉ, ये टफेस्ट सेक्शन जॉ। ठीक है, लोअर जॉ, ठीक है। अच्छा, और यही मूवेबल होता है, जो अपर जॉ है वो मूवेबल नहीं है। ओके, अच्छा देखिए, तो अब अगर हम इसको ऐसे डिवाइड कर लें ऐसे, तो एक डेंटल फॉर्मूला है, मैं डेंटल फॉर्मूला पे लिखता हूं, डेंटल फॉर्मूला। डेंटल फॉर्मूला, डेंटल फॉर्मूला क्या होता है? 21 23 21 23। दिस इज द डेंटल फॉर्मूला ऑफ एडल्ट ह्यूमन, एडल्ट ह्यूमन। ठीक है, ये डेंटल फॉर्मूला है। अब कैसे ये काम करता है, क्या है ये डेंटल फॉर्मूला, इसको समझते हैं। देखिए 2 है इंसीजर, 1 है कैनाइन, 2 प्रीमोलर और 3 है मोलर। ठीक है, तो इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, ये 4 जो काइंड्स ऑफ टीथ हैं ये पाए जाते हैं। अब हम अगर इसमें इस तरह से देख लें, देखिए 2 1 2 3, तो 2 क्या है यहाँ पर, ये हमारे इंसीजर हो गए, ये 1 हो गया कैनाइन और 2 हो गया आपके प्रीमोलर और 3 हो गए आपके मोलर। ठीक है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लेफ्ट साइड का जो हमारा अपर जॉ है, ठीक है, वो क्या होगा 2 1 2 3, नीचे हो गया 2 1 2 3, सिमिलरली 2 1 2 3। अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो अपर जॉ में 16 और लोअर जॉ में 16, टोटल कितने हो गए 32। तो एडल्ट में क्या होते हैं 32 टीथ पाए जाते हैं। ठीक है, अब इनकी हम वर्किंग जरा समझ लेते हैं, वर्किंग क्या है, कौन क्या करता है। तो देखिए इंसीजर, जैसे कि नाम से पता चला सीजर, सीजर आ रहा है, साउंड आ रहा है सीजर का। सीजर का मतलब होता है बाइट, यानी काटना, यानी बाइटिंग जो है, बाइटिंग करना, ये किसका काम है, इंसीजर का काम है। मतलब जो आपने देखा हर्बीवोर्स होते हैं, हर्बीवोर्स क्या करते हैं, काटते हैं, आगे के दांतों से काटते हैं। जैसे आप एप्पल काटोगे तो क्या देगा, ऐसे काटोगे ना आगे के दांतों से, तो वो इंसीजर हो गए। कैनाइंस, कैनाइंस का काम क्या होता है, टीयरिंग ऑफ फ्लेश, टीयरिंग ऑफ फ्लेश। अब टीयरिंग ऑफ फ्लेश मतलब मांस को चीरने फाड़ने में काम आता है। जो कार्निवोर्स काइंड ऑफ एनिमल्स हैं, तो उनका ये वाला टीथ होता है ना, आप भी देखते होगे कुछ इस तरीके का, ऐसा ऐसा। ठीक है, ये तो ये वाला जो टीथ है ये कौन सा होता है, कैनाइन होता है। एंड ये डॉग्स में पाया, डॉग्स में ज़्यादा एडवांस होता है, डॉग्स हो गया और टाइगर हो गया, लायन हो गया, आप समझिए कार्निवोर्स, और आपकी कैट हो गई। ठीक है, तो हम लोगों ने इसमें पाया, ये कैनाइंस वहाँ पे पाए जाते हैं। अब हम लोग बात करेंगे प्रीमोलर की। ठीक है, प्रीमोलर, देखिए प्रीमोलर क्या करते हैं, प्रीमोलर का काम होता है क्रैकिंग, किसी चीज़ को तोड़ना। आपने देखा होगा कि जैसे आपको अखरोट दिया गया तो आप अखरोट ऐसे नहीं तोड़ोगे आगे से, ना कि इधर से तोड़ोगे, आप कहाँ से, यहाँ इस तरफ जो दांत होंगे उनसे तोड़ोगे। ठीक है, तो क्रैकिंग हो गया प्रीमोलर। मोलर का काम क्या है, मोलर का काम है मिक्सिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ फूड। ठीक है, मिक्सिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ फूड। तो ये आपका टीथ की जो वर्किंग है, ईच टीथ किस तरह से वो काम करेगा, वो हम लोगों ने इसमें सीखा। देखिए ये आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जो इस बार जो एक नया पैटर्न चालू हुआ है, इसमें क्या होता है कि आपके अगर कंसेप्ट डीपली आपको समझ आता है, तभी आप MCQs जो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है फर्स्ट वाला, उसको आप आसानी से कर पाओगे। ठीक है, और ये यकीन मानिए ये आपके लिए माइलस्टोन साबित होगा। जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनके लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर आप 35 प्लस जाते हैं तो यकीन मानिए आप आसानी से अचीव कर सकते हैं। अगर स्टूडेंट मतलब अच्छा स्टूडेंट है तो वो 90 प्लस तो आराम से जा सकता है, और अगर एवरेज स्टूडेंट है वो भी 80 तक आराम से अचीव कर सकता है। समझ आई बात? तो आप इन एग्ज़ाम्स को बहुत ही सीरियसली रात दिन एक कर दो यार। समझ लो कि
आर पार कर देना है, ठीक है। मतलब रातों की नींद उड़ जानी चाहिए, वो जुनून लाओ अपने अंदर, समझ रहे? जुनून का मतलब समझते हैं कि नींद नहीं आ रही है यार, बस एक ही काम करना है, पढ़ना पढ़ना और सिर्फ पढ़ना। ये 10 दिन आपके लिए बहुत क्रूशियल है, आपको हर हाल में 35+ तक तो पहुँचना ही पहुँचना है। आई बात समझ में? चलिए, तो हाँ, अभी हम लोग टीथ के बारे में, उसका स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे। देखिए टीथ का स्ट्रक्चर देखिए कुछ इस तरीके का होता है। टीथ का स्ट्रक्चर मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है, बट मैं आप लोगों को समझाने के लिए कर रहा हूँ। थोड़ी ड्राइंग दिक्कत है, लेकिन आप समझ सकते हो कि मैं क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए ये जो अपर पार्ट होता है इसको बोलते हैं हम, ये तो स्ट्रक्चर अंदर का जो ये हिस्सा है इसको बोलते हैं डेंटाइन, ठीक है। और क्राउन, हाँ, ये जो ऊपर का हिस्सा इसको क्राउन बोलते हैं, और जो नीचे वाला हिस्सा इसको रूट बोलेंगे, ठीक है। और ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको बोलते हैं डेंटाइन हो गया, फ्लोरीन, इनेमल, अरे यार इनेमल, ठीक है बेटा, ये इनेमल है, ये डेंटाइन है, और ये रूट है। डेंटाइन देखिए, डेंटाइन जो है वो हार्डेस्ट पार्ट ऑफ बॉडी, ठीक है, डेंटाइन। ये जो है इसका स्केलेटन भी एक तरीके से कह सकते हैं। इनेमल, इनेमल जो है वो वाइटेस्ट पार्ट है। कैसा है? वाइटेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, मतलब जो हमारे शरीर में जो भी हिस्से हैं उनमें सबसे जो सफ़ेद पार्ट होता है वो क्या, बोन से भी ज़्यादा सफ़ेद इनेमल है, ठीक है। और इनेमल जो है वो फ्लोरीन इसका कंटेंट है। फ्लोरीन अगर ज़्यादा हो जाता है तो एक बीमारी हो जाती है। देखिए दांत में एक बीमारी होती है जिसे बोलते हैं फ्लोरोसिस। जब फ्लोरीन की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है, फ्लोरीन जब बढ़ जाता है तो एक बीमारी हो जाती है, इसको बोलते हैं फ्लोरोसिस, ठीक है। फ्लोरोसिस होती है। फ्लोरोसिस में क्या होता है कि हल्के दांत येलोइश से हो जाते हैं, ठीक है, हल्का पीलापन आ जाता है, तो लोग घिसते रहते हैं, एक घंटा ब्रश करते हैं, बट वो पीलापन नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? क्योंकि वो एक बीमारी है जिसका नाम है फ्लोरोसिस। पानी में फ्लोरीन की मात्रा अगर बढ़ गई है तो बीमारी हो जाएगी फ्लोरोसिस, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, दांतों में एक और बीमारी होती है जिसको स्कर्वी कहते हैं, पता ही होगा। स्कर्वी जो विटामिन सी की कमी की वजह से होता है, ठीक है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो जाता है। इसमें क्या होता है? ब्लीडिंग गम्स, इसको ब्लीडिंग गम्स भी कहते हैं, ब्लीडिंग गम्स, ठीक है। ब्लीडिंग होने लगती गम्स में, उसे बोलेंगे हम लोग स्कर्वी, ठीक है, एक बीमारी होती है, ठीक। तो इस तरीके से ये माउथ वाला सेशन में जो टीथ का सेक्शन है वो हट गया, मतलब पढ़ लिया हम लोगों ने। अब आगे बढ़ेंगे और जानेंगे इसमें डाइजेशन के बारे में, क्योंकि हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं ना, तो डाइजेशन के बारे में देखिए। माउथ में डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। अगर आपसे पूछें, क्वेश्चन ये रेज होता है कि माउथ में क्या डाइजेशन स्टार्ट एट विच पार्ट, तो आप कहेंगे कि बक्कल कैविटी या माउथ में डाइजेशन स्टार्ट हो चुका होता है, ठीक है। किसका डाइजेशन स्टार्ट होता है? देखिए पहला पार्ट डाइजेशन स्टार्ट होता है स्टार्च का। इसमें कौन सा वो एंजाइम काम करता है? यहाँ पे एंजाइम काम करता है, एंजाइम काम करता है यहाँ पर टाइलिन या सैलिवरी एमाइलेज। कौन सा? सैलिवरी एमाइलेज, स्टार्च या सैलिवरी एमाइलेज। एंजाइम जो है काम करता है टाइलिन, तो उसे सैलिवरी एमाइलेज भी कहते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे सॉफ्टनिंग ऑफ फूड होती है, सॉफ्टनिंग ऑफ फूड, याद रखिएगा। टाइलिन भी आपको मिल सकता है, सैलिवरी एमाइलेज भी मिल सकता है। सॉफ्टनिंग ऑफ फूड होती है, किलिंग ऑफ जर्म्स होता है,
जर्म्स। गॉड ने बड़ा सिस्टमेटिक बनाया। देखिए आपने नोटिस किया होगा कि जो जानवर होते हैं उनके, अगर बर्ड्स होती हैं या जो एनिमल्स होते हैं उनके, अगर कहीं पे चोट लग गई, कोई वाउंड हो गया यानी घाव हो गया, तो क्या करते हैं, वो अपनी टंग से उसे चाट के सही कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जो लार होती है, जो हमारी सलाइवा है, वहाँ पर कुछ एंटीबायोटिक्स पाए जाते हैं जो कि किसी भी वाउंड को फिर मतलब एंटीबायोटिक की तरह काम करते हैं। ठीक है, इसी तरह से हमारे जो हमारा सलाइवा है उसमें भी जर्म को किल करने की एबिलिटी होती है। ठीक है, जो हमारे फूड जो हम लोग खाते हैं उसमें बहुत सारे जर्म्स होते हैं जिन्हें वो आसानी से किल कर सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। किलिंग ऑफ जर्म्स हो गई। यहाँ पे जो है स्टार्ट हो जाता है टाइलिन जो है एंजाइम। अच्छा, यहाँ पर सलीवरी ग्लैंड पाई जाती हैं। सलीवरी ग्लैंड्स, जो सबसे जो बड़ी सलीवरी ग्लैंड उसे पैरोटिड ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? पैरोटिड ग्लैंड कहते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा सेक्रेशन करती है सलाइवा का। ठीक है, आपको पता होगा कि कभी कभी मम्स हो जाते हैं। मम्स मतलब यहाँ पे अजीब सा हार्ड हो जाता है, गिल्टी सी आ जाती है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि पैरोटिड ग्लैंड में इन्फेक्शन हो चुका होता है वायरस का। ठीक है, जिसकी वजह से ऐसा होता है। ठीक, तो ये कुछ माउथ के बारे में, कुछ पार्ट्स माउथ का जो हमारा सेक्शन है वो फिनिश होता है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट पे, जो है हमारा ईसोफेगस। क्या है यहाँ पे? देखिएगा ये वाला हिस्सा, इसको कहेंगे ईसोफेगस। ईसोफेगस ये वाला हिस्सा है ईसोफेगस। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए ईसोफेगस जो है वो विच पार्ट। देखिए क्वेश्चन ये पूछा जाता है ईसोफेगस। क्वेश्चन पूछेंगे कि विच पार्ट ऑफ द बॉडी डजंट परफॉर्म एनी डाइजेस्टिव फंक्शन, कि जिसमें ना तो एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ना सेक्रेशन हो रहा है, ना डाइजेशन हो रहा है, कुछ भी मतलब वहाँ पर नहीं हो रहा है। वो कौन सा पार्ट होता है? ईसोफेगस। तो नो डाइजेशन, क्वेश्चन, ठीक है, नो डाइजेशन, नो अब्जॉर्प्शन एंड नो सेक्रेशन। नो सेक्रेशन, ठीक है, ना तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन, सिर्फ सेक्रेशन किसका होता है? म्यूकस का सेक्रेशन होता है बस। तो वो मतलब डाइजेस्टिव पार्ट का हिस्सा नहीं है। ठीक है, मतलब डाइजेस्टिव जो सेक्रेशंस होते हैं उनका हिस्सा नहीं है, उसका पार्ट नहीं है। तो नो सेक्रेशन, नो। क्वेश्चन यही पूछा जाएगा। अच्छा, अब देखिए ईसोफेगस में एक इज अ काइंड ऑफ मूवमेंट, इसकी मसल्स में एक रिदमिक कॉन्स्ट्रक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है, जिसको बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ठीक है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है? एक रिदमिक मूवमेंट ऑफ द मसल्स होता है, मतलब श्रिंकिंग कुछ इस तरह से, ऐसे ऐसे। ठीक है, जैसे इस तरह से, समझ रहे ना? वेवी उस तरह से वेवी टाइप ऑफ मूवमेंट है, जिसमें क्या होता है कि जैसे फूड को आगे बढ़ाने के लिए, आगे प्रोसेस करने के लिए ये मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, ये मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कौन सा? ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विच काइंड ऑफ मूवमेंट इज डन बाय द ईसोफेगस टू प्रोसेस द फूड फॉरवर्ड। तो इसे कहेंगे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ठीक है, इज अ इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, और जो कि है हमारा स्टमक। ये हटाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है स्टमक। ये रहा स्टमक। ठीक है, स्टमक क्या है देखिए, समझिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन जो स्टमक से रिलेटेड है वो ये है कि विच पार्ट स्टमक, कहेंगे विच पार्ट, मतलब क्वेश्चन में बोल रहा हूँ, आंसर यहाँ पे होगा। कहेंगे विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम इज कॉल्ड एज, मतलब इज जे शेप्ड। तो आप कहेंगे कि स्टमक इज जे शेप्ड ऑर्गन, जे शेप्ड ऑर्गन। ठीक है, स्टमक में पाइलोरिक मसल्स पाई जाती हैं, पाइलोरिक मसल्स जो डाइजेशन में हेल्पफुल हैं। ठीक है, स्टमक में जो डाइजेशन स्टार्ट होता है वो किसका होता है? प्रोटीन का। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। पूछा जाता है कि बताइए प्रोटीन का डाइजेशन किस पार्ट से स्टार्ट होता है? एट विच पार्ट प्रोटीन इज डाइजेस्टेड, प्रोटीन डाइजेशन स्टार्ट इज कॉल्ड एज
स्टमक, ठीक है। स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट होता है। अब वो किसकी वजह से होता है, तो एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं हम लोग पेप्सिन, ठीक है। पेप्सिन की वजह से होता है, याद रख सकते हैं, एन पेप्सिन, ठीक है। पी फॉर प्रोटीन, पी फॉर पेप्सिन। और इसमें एक और सेक्रेशन होता है, ये तो देखो पेप्सिन तो सेक्रेट होता ही है, साथ में होता है HCl, ठीक है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है समझिए, ये क्या करता है, किलिंग ऑफ जर्म्स, किलिंग ऑफ जर्म्स सबसे मेन काम इसका। सॉफ्टनिंग ऑफ फूड, सॉफ्टनिंग ऑफ फूड, ठीक है। अच्छा, किलिंग ऑफ जर्म्स, सॉफ्टनिंग ऑफ फूड। देखिए HCl के बारे में एक बात और आपको बता दूं कि HCl जो है वो आपको पता है कि हार्डेस्ट क्या है, हार्डेस्ट एसिड है, ठीक है, जिसका pH 0 to 2 होता है, मतलब 0 और 2 के बीच में ही होता है, ठीक है। और HCl जो है, आपने सुना होगा एक टर्म एक्वारेजिया, एक्वारेजिया, ठीक है। इसको कहते हैं किंग ऑफ एसिड्स, मतलब ये जो पेट में पाया जाता है वही कह सकते हैं HCl। जब हम लैब में जाएंगे तो हमको मिलेगा, ये एक मतलब मिनरल एसिड है, ठीक है। तो एक्वारेजिया, इसको किंग ऑफ एसिड्स भी कहते हैं। और ये HCl ये होता है कॉम्बिनेशन HNO3 प्लस HCl इन द रेशियो ऑफ 3:1, ठीक है। ये किंग ऑफ एसिड्स है, क्यों, क्योंकि इसमें मेटल को भी पिघला देने की, इसको मेल्ट करने की क्षमता होती है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एक्वारेजिया। HCl से रिलेटेड कुछ बातें आ गई तो मैंने बता दिया। तो स्टमक क्या है, जे शेप्ड है, पैलोरिक मसल्स पाई जाती हैं, प्रोटीन पेप्सिन जो है इसमें हेल्पफुल है इसके डाइजेशन में। HCl भी सेक्रेशन होता है जिसमें किलिंग ऑफ जर्म, सॉफ्टनिंग ऑफ फूड होता है, हार्डेस्ट एसिड है, ये तो हमने अलग सी चीज़ बताई। pH इसका 0 to 2 होता है pH, ठीक है। अब एक और चीज़ समझ लीजिए कि यहाँ पर नो एब्जॉर्प्शन ऑकर, कोई भी एब्जॉर्प्शन यहाँ पर नहीं होता एक्सेप्ट, ठीक है। किसका क्या चीज़ एब्जॉर्ब क्या क्या होती है, सिर्फ वो बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर जो अल्कोहल है, एल्कोहल का एब्जॉर्प्शन होता है, और पेन किलर्स का एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। अल्कोहल हो गया, पेन किलर, और सम ड्रग्स, कुछ और ड्रग्स जो होती हैं उनका एब्जॉर्प्शन सिर्फ प्रोटीन यहाँ पर स्टमक में होता है, बाकी किसी प्रकार का नो एब्जॉर्प्शन अकर एट स्टमक, ठीक है। क्लियर है? नहीं क्लियर हो तो भैया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर कहीं पे डाउट आपको लगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उसका फिर से उसे शॉर्ट आउट करके आपके सामने रखूंगा, ठीक है। और अगर प्लीज़ ये सेशन आपको पसंद आ रहा हो, मेरी मेहनत आपको थोड़ी भी अच्छी लग रही हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और इस चैनल को आगे बढ़ाएं। थैंक यू सो मच। चलिए, तो ये आपके स्टमक से रिलेटेड कुछ बातें हो गई, इससे हटके क्वेश्चन नहीं आने वाला, ठीक है। HCl का ओवर सेक्रेशन अगर होता है, HCl का ओवर सेक्रेशन अगर होता है तो क्या होगा, ये जो है वो इसकी जो वॉल है उसको डैमेज कर सकता है, कि इसकी लिनिंग्स को, स्टमक की लिनिंग्स को डैमेज करता है। ओवर सेक्रेशन कभी HCl का होने लगता है हमारे अंदर ड्यू टू एक्स्ट्रा, मतलब ओवर डाइटिंग की वजह से, या ज़्यादा हमने वैसा खाना खा लिया है ऑयली वगैरह, तो क्या होता है ओवर सेक्रेशन स्टार्ट हो जाता है HCl का। तो हमें पता है एसिडिटी हो जाती है। उस एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए किसका इस्तेमाल होता है, यूज होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो होता है MgOH होल ट्वाइस, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ओके, ये थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज थी इसके साथ। अब हम लोग नेक्स्ट मूव करेंगे अगले नेक्स्ट उस पे पार्ट पे। इसको मैं इरेज करता हूँ, इंपॉर्टेंट पार्ट है। चलिए, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा ड्यूडेनम। ये रहा, ये वाला सेक्शन, ठीक है। ये है ड्यूडेनम, ठीक है। ड्यूडेनम। अब देखिए ड्यूडेनम क्या है, हेडिंग डालता हूँ, चलो इसी से डालता हूँ। ड्यूडेनम, चलिए समझते हैं ड्यूडेनम क्या है। देखिए ड्यूडेनम क्या है, जंक्शन है किसका, जहां पर ये दोनों मिल रहे होते हैं, स्टमक प्लस स्मॉल इंटेस्टाइन,
स्टमक प्लस स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। ये जहाँ पर मिलते हैं उस पार्ट को कहते हैं ड्यूडेनम। इसका ड्यूडेनम में क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए यहाँ पर सेक्रेशन होता है बाइल का, सेक्रेशन ऑफ बाइल, बाइल का सेक्रेशन होता है। अब क्वेश्चन ये होता है कि बाइल जो है कहाँ प्रोड्यूस होता है। तो देखो बच्चों में कंफ्यूजन होता है, वो जैसे क्वेश्चन आता है वो आंसर में खट से लगा देते हैं क्या, गाल ब्लैडर। बट गाल ब्लैडर जो है वो प्रोड्यूस नहीं करता बच्चा, गाल ब्लैडर कहता है स्टोर करता है, स्टोर इन गाल ब्लैडर, स्टोर इन गाल ब्लैडर, ठीक है, गाल ब्लैडर। ये जो है गाल ब्लैडर में स्टोर होता है, बट प्रोड्यूस कहाँ होता है, प्रोड्यूस इन लिवर, प्रोड्यूस इन लिवर। और इसका सेक्रेशन कहाँ होता है, इसका सेक्रेशन बेटा होता है ड्यूडेनम में, ठीक है। अब इसका सेक्रेशन होता क्यों है, तो होता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में। कहाँ होता है बेटा, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इमल्सिफिकेशन यार बड़ा अजीब टर्म, सर भी अच्छा घुमाते रहते हैं। इमल्सिफिकेशन बताओ, देखो इमल्सिफिकेशन बहुत सिंपल है। देखिए जो फैट होता है, फैट को जब किसी चीज़ में घोला जाता है जिसमें घुल पाएगा, मिक्सबल होगा, जब उसका घोल तैयार हो जाता है तो इस प्रोसेस को कहते हैं इमल्सन, मतलब इसको कहते हैं इमल्सन और इस प्रोसेस को कहते हैं इमल्सिफिकेशन, ठीक है। जैसे आप जब पेंट वगैरह आपके घर में होता है तो आप टारपीन का तेल ला के उसमें मिलाते हैं वो लोग पेंटर, तो वो क्यों मिलाते हैं, क्योंकि वो फैटी होता है, मतलब वो जो तेल है, सॉरी जो आपका पेंट है उसमें जब वो ऑयल डाला जाएगा तब वो क्या बनेगा, इमल्सन बनेगा, ठीक है, घोल बनेगा, तभी उसको पेंटिंग में इस्तेमाल किया जा सकता है, यूज़ किया जा सकता है। आपने देखा होगा घी, घर में घी जो है वो किसी बर्तन में है तो आप उसे पानी से या नॉर्मल साफ़ नहीं कर सकते हो। अब वो कैसे साफ़ होगा, वो जब आप सर्फ उसमें ज़्यादा सा डालोगे तभी वो साफ़ होने वाला है। क्यों, क्योंकि उसका इमल्सन बनेगा, तभी वो जब उसका घोल बनेगा तभी वो साफ़ हो पाएगा, ठीक है। नॉर्मली वो साफ़ नहीं होगा। आपके हाथ में घी हो जाए तो आप सोचो कि घी ऐसे ही पानी से आप साफ़ कर लो, नेवर पॉसिबल, आपको उसके लिए सोप का इस्तेमाल करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो फैट का घुलना, फैट जो घुलता है वो किस में घुलता है, बाइल में घुलता है, जिससे कि उसका आगे के काम हो पाए, ठीक है, मतलब उसको उसका डाइजेशन पॉसिबल हो पाए। अब देखिए इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट हो गया, स्टोर कहाँ, मतलब बाइल सेक्रेशन होता है यहाँ पर। अब एक और चीज सेक्रेट होती है जिसका नाम है पैनक्रियाटिक एमाइलेज, एमाइलेज। देखिए पैनक्रियाटिक एमाइलेज क्या है, जैसे कि हमें पता है कि ऊपर भी एमाइलेज था, कहाँ, माउथ में, जो कि सैलिवरी एमाइलेज था। ये कौन सा एमाइलेज है, ये है बेटा पैनक्रियाटिक एमाइलेज, ठीक है, क्योंकि पैनक्रियास से सेक्रेशन होता है इसका। और जैसे एमाइलेज ऊपर कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च को डाइजेस्ट करा था, वो यहाँ भी यही करेगा, कार्बोहाइड्रेट का क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा, ठीक है, कौन, पैनक्रियाटिक एमाइलेज, ठीक है बच्चा। ये बात आपको इतनी समझ में आ गई। पैनक्रियाज, इसके बारे में भी कुछ बातें बताऊंगा आपको, फिलहाल इतनी बातें क्लियर है, आई होप इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अब हम लोग जरा बात करेंगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, इसको हटाता हूं बेटा। चलिए नेक्स्ट हमारा है स्मॉल इंटेस्टाइन, क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन। चलिए स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करेंगे। देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन 3 पार्ट्स होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के हैव 3 पार्ट्स, हैव 3 पार्ट्स। कौन कौन से, ड्यूडेनम, ठीक है, ड्यूडेनम हो गया, और जिजेनम और इलियम, ठीक है, ड्यूडेनम, जिजेनम, इलियम, ठीक है। ये हो गए हमारे 3 पार्ट इंटेस्टाइन के, ठीक है। फूड जब इंटेस्टाइन में होता है, फूड इन इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन, SI, स्मॉल इंटेस्टाइन कॉल्ड एज काइम, ठीक है, CHYME, काइम। जब फूड यहाँ पर इकट्ठा होता है, यहाँ पर मतलब आता है, तब उसका नाम पड़ जाता है काइम, ठीक है, इसको काइम कहेंगे, ठीक। अच्छा यहाँ पर सेक्रेशन किसका होता है, अब यहाँ पर जो इंटेस्टाइन्स में सेक्रेशन की बात करेंगे, जो डाइजेस्टिव जूस होता है, डाइजेस्टिव जूस, ये कौन कौन 2 चीज़ें यहाँ पर सेक्रेट होती हैं। एक होगा हमारा लाइपेज, और दूसरा होगा हमारा ट्रिप्सिन, ठीक है।
तो लाइपेज और ट्रिप्सिन, जैसे लाइपेज जो है अभी तक फैट का डाइजेशन स्टार्ट नहीं हुआ, तो यहाँ पर फैट का डाइजेशन होता है, फैट डाइजेशन ऑफ फैट, और ट्रिप्सिन अगेन प्रोटीन का डाइजेशन करने वाली है, ट्रिप्सिन। ठीक है, यहाँ एन एन से जहाँ पे एन आएगा वो प्रोटीन होगा, तो लाइपेज क्या करेगा, फैट का डाइजेशन करेगा। अब क्वेश्चन ये रेज होता है, यहाँ पे पूछा जाता है कि एट विच पार्ट डाइजेशन इज कंप्लीटेड, तो कहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट होता है क्या, डाइजेशन। ठीक है, डाइजेशन कहाँ कंप्लीट होता है, यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में, राइट। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो स्मॉल है लेकिन होती लेंथ में बड़ी है, लगभग 22 फीट की इसकी लेंथ होती है। ठीक है, तो ट्रिप्सिन होगी, ये आपको इसके बारे में जान गए। इसमें विलीज पाई जाती है, क्या पाई जाती है बेटा, विलीज पाई जाती है। विलेज का काम क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन और मूवमेंट ऑफ फूड फॉरवर्ड। ठीक है, ये क्या करती हैं, विलीज जो होती है एब्जॉर्प्शन में हेल्पफुल हैं और फूड को आगे बढ़ाने में। विलीज होती क्या है, जरा बताता हूं मैं, इंक डाल लूं प्लीज, एक सेकंड हो गया, चलिए। ठीक है, तो विलीज क्या होती है, देखिए ये मान लीजिए इनर, ये ल्यूमेन है, ल्यूमेन मतलब इसकी जो अंदर का हिस्सा है, और यहाँ पे छोटे छोटे विलीज पाए जाते हैं। विलीज मतलब एक तरीके से छोटे छोटे रेशेस जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, ये क्या करते हैं, इस तरह से मूव करते हैं, ऐसे ऐसे। ठीक है, टू एंड फ्रो मूवमेंट होता है जिससे कि फूड आगे बढ़ता है, साथ ही क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन में भी हेल्पफुल हैं। और इसमें रिग्स होते हैं, रिग्स मतलब इस तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर वॉल में ये क्या करते हैं, रिग्स, देखिए रिग्स भी पाए जाते हैं, रिग्स बहुत इंपॉर्टेंट। रिग्स क्या करते हैं, सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं, इंक्रीज यानी इंक्रीज सरफेस एरिया, जिससे कि एब्जॉर्प्शन को फैसिलिटेट किया जा सके, उसको बढ़ाया जा सके। आई बात समझ में, तो बनाने वाले ने भी भाई गजब बनाया है ना। चलिए, तो ये हमारा हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलेटेड कुछ बातें। हैव 3 पार्ट, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। फूड इन एसआई स्मॉल इंटेस्टाइन काइम। डाइजेस्टिव जूसेस कौन कौन से, लाइपेज है, ट्रिप्सिन है। लाइपेज फैट का डाइजेशन करता है, ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन का डाइजेशन करता है। और जो पीछे से जो हमारा पैनक्रियाटिक एमाइलेज है वो भी पीछे से आ रहा है, तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का भी डाइजेशन होता है और अब्जॉर्प्शन भी यहाँ पर फैसिलिटेट किया जाता है। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन भी यहाँ पर होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन भी यहाँ पर परफॉर्म किया जाता है, कहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन यानी एसआई। अब आ जाता है लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, चलिए इसको हटाते हैं और लिखेंगे हम लोग। सेशन में मज़ा आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और मेरी मेहनत अगर आपको समझ में आ रही हो, अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ 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 सपोर्ट जरूर करें। ठीक है, चलिए लार्ज इंटेस्टाइन की बात करेंगे बच्चा। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन, जैसे इसका नाम लार्ज है लेकिन काम बहुत छोटा है इसका, कहने को लार्ज है लेकिन काम छोटा है। जैसे आपने सुना होगा, नाम बड़े और दर्शन थोड़े। नाम बड़ा है लेकिन काम इसका बहुत थोड़ा है, बट इंपॉर्टेंट है। ईच एंड एवरी पार्ट इज इंपॉर्टेंट इन आवर बॉडी। अगर कोई भी वर्किंग प्रॉपर नहीं करेगा तो हमें उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। तो लार्ज इंटेस्टाइन के 3 हिस्से होते हैं, कौन कौन से होते हैं बेटा, इसके हिस्से होते हैं सीकम, कोलोन और रेक्टम। सीकम, कोलन, रेक्टम। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा सीक्वेंस, आपको सिर्फ आपसे ये पूछा जाएगा कि दिस पार्ट ऑफ विच पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये पार्ट किस बॉडी का पार्ट है। तो अगर इसमें बात करें तो ये वाला हिस्सा है, ये वाला यहाँ तक का, ये कहलाएगा सीकम। यहाँ ये जो है हमारा कोलोन, और ये हो गया रेक्टम। और रेक्टम जो है ओपन्स इन आउटसाइड ऑफ द बॉडी, जिसे बोलते हैं हम लोग एनस। ठीक है, और एनस से ही जो है वो फूड जो है वो अनडाइजेस्टेड फूड आउट ऑफ द बॉडी जाता है। ठीक है, अच्छा ये हो गया इसकी। अब यहाँ पर देखिए एब्जॉर्प्शन क्या होता है, किस चीज़ का एब्जॉर्प्शन होता है, तो कोई एब्जॉर्प्शन नहीं होता एक्सेप्ट वाटर। तो सिर्फ वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, ओनली एंड ओनली वाटर एब्जॉर्प्शन यहाँ पर परफॉर्म किया जाता है। नो डाइजेशन। क्वेश्चन ये पूछेंगे कि बताइए डाइजेशन कहाँ पर परफॉर्म नहीं होता। एक तो ईसोफेगस था, दूसरा कौन सा पार्ट है हमारा, ये वाला। ठीक है,
कौन सा, स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन, जहाँ पर कोई भी डाइजेशन परफॉर्म नहीं किया जाता, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी डाइजेशन परफॉर्म नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ सबसे जो एब्जॉर्प्शन होता है किसका, वाटर का। ओके फ्रेंड्स, चलिए, सॉरी, ओके स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, वैसे फ्रेंड तो कोई भी हो सकता है यार, है ना, क्या टीचर और स्टूडेंट फ्रेंड नहीं हो सकते, बट एक दायरा है हम लोगों का, है ना, फ्रेंड्स हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते भाई। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब देखिए इसमें हम लोग कुछ और चीज़ें बातें कर लेंगे, जैसे कि हमारा ये इससे सेपरेट, जैसे ये हमारा लिवर हो गया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट, पहले इस पे चर्चा करते हैं। यहाँ पे आ जाती है हमारी पैनक्रियाज, थोड़ा पैनक्रियाज के बारे में समझ लें। पैनक्रियाज, ठीक है बेटा, पैनक्रियाज, देखिए पैनक्रियाज क्या होता है। ये एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा। अब इसकी खासियत क्या है कि ये एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन ग्लैंड है। कैसी है, एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है। एंडोक्राइन क्यों है, क्योंकि ये हार्मोन्स का सेक्रेशन करती है। किसका करती है, हार्मोन्स का सेक्रेशन। देखो जो भी ग्लैंड हार्मोन का सेक्रेशन करेगी दे आर कॉल्ड एंडोक्राइन ग्लैंड। इनको डक्टलेस ग्लैंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, डक्टलेस ग्लैंड। इसको मैं यहां लिख रहा हूं डक्टलेस ग्लैंड, ठीक है, डक्टलेस ग्लैंड, मतलब इनमें डक्ट नहीं पाए। डक्ट का मतलब होता है जैसे ये इस तरह से, मतलब इनको आप जो डक्ट वाली ग्लैंड होंगी, जैसे एक्सोक्राइन है तो डक्ट वाली ग्लैंड होंगी, इनको आप आसानी से पकड़ सकते हो। जैसे जो साइंटिस्ट हैं या जो डॉक्टर्स होते हैं वो उसको कैप्चर कर सकते हैं, कहाँ पे लोकेट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसको नहीं कर सकते, इसको नहीं कर सकते एंडोक्राइन को, ठीक है। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होती है, जो डाइजेस्टिव जूसेस सेक्रेट करती हैं, डाइजेस्टिव जूस का सेक्रेशन करती हैं। तो ये इसलिए ये एक अपने आप में एक बहुत ही मतलब कैसे एंटिक है। कौन, ये पैनक्रियाज। क्यों, क्योंकि ये एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन ग्लैंड है। एक्सोक्राइन क्यों है, क्योंकि ये डाइजेस्टिव जूस का सेक्रेशन करती है। कौन सा डाइजेस्टिव जूस, ये करती है पैनक्रियाटिक एमाइलेज, ठीक है। जबकि कौन से हार्मोन का सेक्रेशन करती है, तो ये इंसुलिन का करती है, इंसुलिन एंड ग्लूकेगॉन। कौन सा बेटा, ग्लूकेगॉन का सेक्रेशन करती है, इंसुलिन एंड ग्लूकेगॉन, ठीक है। अब इंसुलिन ग्लूकेगॉन का काम क्या है, देखिए इंसुलिन जो है वो ब्लड शुगर लेवल को डिक्रीज करती है, डिक्रीज, यानी इसको डिक्रीज को ऊपर लिखें तो ऐसे होगा कि डिक्रीज ब्लड शुगर लेवल, मतलब ब्लड शुगर लेवल जब बढ़ने लगता है, ब्लड में जो शुगर लेवल है वो बढ़ने लगता है, तो क्या होता है कि इंसुलिन सेक्रेट होती है और ये हमारी जो सेल्स हैं उनको फैसिलिटेट करती है कि वो तेज़ी से उसको अब्जॉर्ब करें हमारे ब्लड में से, ठीक है। ब्लड से अब्जॉर्प्शन उसका बढ़ा देती हैं शुगर का, जिससे कि जो है ब्लड शुगर लेवल डाउन हो जाता है। जब एक लिमिट में डाउन होने लगता है तो ग्लूकेगॉन अपना वर्क करता है और ये क्या करता है, इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल। अब देखते हैं कि जब ब्लड शुगर लेवल जो है एकदम से बढ़ रहा है, मतलब बहुत कम हो गया है, ब्लड में जो शुगर की लेवल है वो बहुत कम हो रही है, प्रेशर बहुत डाउन होता चला जाएगा, जिसकी वजह से तो क्या हो, ग्लूकेगॉन का सेक्रेशन हो जाता है और वहाँ पर जो सेल्स हैं वो फैसिलिटेशन उसका कम कर देती है, जिससे वो एब्जॉर्प्शन रुक जाता है। किसका, ब्लड में से ब्लड शुगर का एब्जॉर्प्शन रुकने लगता है, मतलब शुगर का एब्जॉर्प्शन रुक जाता है और उस शुगर के एब्जॉर्प्शन के रुकने की वजह से फिर से लेवल आ जाता है, मतलब ब्लड में शुगर का लेवल आ जाता है और दोनों कलेक्टिवली जो है वो मेंटेन करते हैं क्या, शुगर लेवल। समझ में आया बेटा कि ये जो है फैसिलिटेट करता है, मतलब ये जो है ब्लड शुगर लेवल को डिक्रीज करता है और ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज करता है। आपने सुना होगा कि जैसे किसी के ब्लड में शुगर लेवल बढ़ रहा होता है तो उसमें इंसुलिन का उसे इंजेक्शन दिया जाता है ना, सुना होगा श्योर सुना होगा, ठीक है, कि इंसुलिन का इंजेक्शन दे दो तो ब्लड शुगर लेवल आराम से डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये पैनक्रियाज के बारे में कुछ बातें थी जो आपको, अच्छा एक चीज़ और, लैंगरहैंस, सेल्स ऑफ लैंगरहैंस, क्या, सेल्स ऑफ लैंगरहैंस, सेल्स ऑफ लैंगरहैंस इज फाउंड इन पैनक्रियाज, ठीक है। इसमें और अल्फा बीटा सेल्स इज ऑल्सो फाउंड, इन्हें अल्फा बीटा सेल्स भी कहते हैं और सेल्स ऑफ लैंगरहैंस भी कहा जाता है। ये हो गया पैनक्रियाज के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट
थिंग्स जो आपको याद रखना जरूरी है, क्योंकि पूछा जाता है एग्जाम में। ये समझ लीजिए जो एक एक बात मैंने यहाँ पे बताई है या लिखाई है, सारा का सारा एग्जाम ओरिएंटेड है, आपके सिलेबस से रिलेटेड है। देखिए एक्स्ट्रा ज्ञान झाड़ने का कोई मतलब नहीं है। मैंने देखा कि कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा टीचर्स पढ़ा जाते हैं जो कि आपके मतलब का नहीं है। आपकी साइकोलॉजी के हिसाब से आपका सिलेबस डिज़ाइन किया जाता है और उसी हिसाब से पढ़ाना भी सही होता है, करेक्ट होता है। तो मैं स्ट्रिक्टली फॉलो करता हूँ किसको, आपके जो आपका जो सिलेबस है, और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। अगर आप इसको सही से पढ़ के जाएंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला। ठीक है, चलिए अब लास्ट एक और चीज़ रह गई है, लिवर। लिवर के बारे में थोड़ा बताऊंगा और इसी के साथ आपका सेशन जो है वो फिनिश होगा। लिवर, बेटा लिवर समझो, आपको पता है, ये सभी बच्चों को पता होगा, लार्जेस्ट ग्लैंड, लार्जेस्ट ग्लैंड, बेटा लार्जेस्ट ग्लैंड है ये। ठीक है, ये बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करती है हमारी लाइफ में। तो लार्जेस्ट ग्लैंड है, ये क्या करती है, कंजर्वेशन ऑफ ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ, कंजर्व कर लिख लें यहाँ पे तब ज़्यादा सही टर्म आएगा, कंजर्व ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ फैट। बेटा फैट की फॉर्म में इसको कन्वर्ट, जब हम एक्स्ट्रा जो भी हम लोग एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, ठीक है, जैसे कार्बोहाइड्रेट तो इंस्टेंट एनर्जी के लिए हो गया भाई, हमारी इंस्टेंट एनर्जी जब तुरंत वो तो एनर्जी देगा। लेकिन अगर हम स्टार्वेशन की कंडीशन में मान लें पूरे दिन खाना नहीं खाया तो भी तो एनर्जी चाहिए बॉडी को, तो वो कहाँ से आती है, वो फैट से आती है। वो फैट कैसे मिलता है, जो हम एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट खाते हैं वो सारा का सारा फैट में कन्वर्ट हो जाता है। वो कौन करता है, वो करता है हमारा लिवर। ठीक है, दूसरी चीज़, लिवर जो फैट है उसको वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट फैट एंड कार्बोहाइड्रेट इनटू ग्लूकोज। आपको पता है कि हमारी बॉडी जो है वो किस फॉर्म में लेती है फूड को, यानी एनर्जी को, तो वो होता है ग्लूकोज। यानी ग्लूकोज जो है वही जो भी हम फैट खाएं या कार्बोहाइड्रेट खाएं, ये सभी कुछ पहले किस में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। तब हमारी सेल्स उसको अब्जॉर्ब करती हैं और वहीं से हमारे अंदर प्रोसेस होता है रेस्पायरेशन का, और हमें वहाँ से एनर्जी मिलती रहती है। ठीक है, तो ग्लूकोज कन्वर्ट फैट एंड कार्बोहाइड्रेट इनटू ग्लूकोज, ये भी कौन करता है, लिवर करता है बेटा। ठीक है, लिवर में टू लेयर्स होती हैं, 2 सेल्स होती हैं, सेल्स जिन्हें बोलते हैं ए एंड सेल्स बी। ठीक है, ए में अगर इन्फेक्शन हो गया तो हेपेटाइटिस ए होता है जो वायरल डिजीज़ है, और हेपेटाइटिस बी, ये आपने 2 बीमारियां सुनी होंगी। ये दोनों ही बीमारी किससे हैं, लिवर से रिलेटेड हैं। और एक होता है लिवर सोरोसिस, ठीक है, लीवर सोरोसिस। ये 3 बीमारियां लीवर से रिलेटेड हैं, जिसमें हेपेटाइटिस जो ए है और हेपेटाइटिस बी, ये वायरल डिजीज़ हैं। ये भी लीवर को डैमेज करती हैं और इसमें स्वेलिंग आ जाती है लीवर में बहुत ज़्यादा। ठीक है, और लीवर सोरोसिस क्या होता है, लीवर कुछ ऐसा हो जाता है, पोरस हो जाता है, मतलब पोर से उसमें हो जाते हैं, बिल्कुल एक जैसे स्पंज की तरह। ठीक है, तो स्पंजी हो जाता है और ये धीरे धीरे डैमेज हो जाता है, ख़राब हो जाता है। लीवर सोरोसिस ज़्यादातर उनको होता है जो अल्कोहलिक होते हैं, मतलब अल्कोहल को वो तेज़ी से कंजर्व करता है, स्टोर करने लगता है किसकी फॉर्म में, फैट की फॉर्म में, और जिससे वो लीवर जो है धीरे धीरे बड़ा होकर फटने लगता है, ख़राब हो जाता है। इसका पता बाद में चलता है जब बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका होता है। ठीक है, तो ड्रिंकिंग नो मोर, ठीक है, कभी भी ड्रिंक नहीं करना चाहिए। तो लार्जेस्ट ग्लैंड है, कंजर्वेशन ऑफ ग्लूकोज इनटू द फॉर्म ऑफ फैट, कन्वर्ट फैट एंड कार्बोहाइड्रेट इनटू ग्लूकोज, ग्लूकोज में भी ये वापस कन्वर्ट कर देता है। सेल ए एंड बी है, हेपेटाइटिस ए हेपेटाइटिस बी हो जाती है, लिवर सोरोसिस हो जाता है। और क्या बताना है लिवर के बारे में, प्रोड्यूस करता है बाइल को, बाइल का प्रोडक्शन, बाइल प्रोडक्शन। ठीक है, और डीजेनरेशन ऑफ आरबीसी। ठीक है, आरबीसी का डीजनरेशन भी यहीं पे होता है। आरबीसी का डीजनरेशन भी बेटा लीवर में ही होता है, यानी बनती कहाँ पे है, बनती है बोन मैरो में। बोन मैरो में आरबीसी का प्रोडक्शन होता है, लेकिन भाई हर एक सेल की एक लिमिट है, एक लाइफ स्पैन होता है। तो इसका भी लाइफ स्पैन आरबीसी का कितना, 120 डेज। 120 डेज बाद वो लीवर जो है उनको डीजनरेट कर देता है, जिससे दो प्रोडक्ट निकलते हैं जिन्हें बोलते हैं क्या, एक होता है बिलीवर्डिन, यहाँ पे शायद आ ना रहा हो, मैं इधर बताता हूँ। आरबीसी के डीजनरेशन से
दो पिगमेंट निकलते हैं, एक होता है बिलीवर्डिन और एक होता है बिलीरुबिन। बिलीरुबिन, ठीक है, बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन। देखो बिलीवर्डिन जो है वो तो चला जाता है कहाँ पर, ये इसमें गाल ब्लैडर में और बाइल के फॉर्म, बाइल के साथ चला जाता है। और बिलीरुबिन जो होता है वो येलोइश होता है। कैसा होता है? येलोइश इन लुक होता है, येलोइश। और ये किस में चला जाता है? येलोइश, येलोइश, ठीक है। मतलब हल्का पीला कलर लिए होता है। और जो पीला कलर फीचर्स में जो येलो कलर आता है वो येलो कलर इसी बिलीरुबिन की वजह से आता है, ठीक है। ये बिलीरुबिन की वजह से ही जो है पीला कलर हमको मिलता है कहाँ पर, हमारे जो फीचर्स होते हैं, ठीक है। फीचर्स में येलो कलर इसी की वजह से आता है, बिलीरुबिन की वजह से। लेकिन जब लिवर प्रॉपर काम नहीं करता, इन्फेक्शन हो जाता है, तो ये बिलीरुबिन कहाँ पे रिलीज होने लगता है? ब्लड में रिलीज होने लगता है। और बीमारी कहलाती है क्या? जॉन्डिस, जिसे इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं पीलिया। समझ आया? हाथ पैर पीले होने लगते हैं ना, कलर पीला, नाखून पीले होने लगते हैं, वो इसी वजह से होता है कि लीवर जो सेक्रेशन जो उसका इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम की बजाय कहाँ होने लगता है? ब्लड में होने लगता है। और जिसकी वजह से उसका जो पीलापन जो है ब्लड में बढ़ने लगता है और फिर धीरे धीरे हाथों पैरों में, आँखों में सब पीलापन आ जाता है। वेरी डेंजरस डिजीज़, ठीक है। खैर चलिए, तो इस तरह से आपने, आई होप आपको इस सेशन में मज़ा आया हो और आपने अच्छे से इसको समझा हो सेशन को। मैंने बिना रुके कोशिश ये की कि पूरा का पूरा ठीक से कवर कर लिया जाए, कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाना चाहिए। अंडरस्टैंड? और आई होप आपको भी, आपने भी काफ़ी सपोर्ट किया। अगर आप पूरा सेशन देखें और इसको लाइक से सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, तो आपको और अच्छा कंटेंट में देने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।